27 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड सीटीपी के प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सीरीज अभी चैनल पे चल रही है और सभी वीडियोज जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सभी वीडियो जो है अवेलेबल कर दिया गया है। सीटेट जुलाई 2025 नामक पेपर 1 का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, पेपर 2 के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जिस भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर चैनल में जरूर देख लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 16 से आज हम करेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में जो है 16 से लेकर 30 तक जो है आपका सीटीपी के प्रश्न होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक। तो देखिए, लर्निंग में जो है यदि आप मैथ में जो यूज करते हैं प्रक्रिया को, यदि आप उस प्रक्रिया को किसी भी चीज को लर्न करने में यूज कर रहे हैं, उस तकनीक का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तकनीक जो है क्या होगा आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस है, अर्थहीन है, कभी कभार की इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो देखिए, ये तकनीक जो है ऐसा नहीं है कि ये अर्थहीन है, ये आपका गलत हो जाएगा। कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं, ये आप जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे कि सीखने के लिए जो है मैथ में जो टेक्निक हम यूज करते हैं उस तकनीक को जो है हम हर जगह यूज करें। तो कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम की गति को बाधित करेगी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये जो है आपका अधिगम के लिए बहुत ही आपको आसानी से सीखने में मदद करेगी। अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए जो है तकनीक मददगार है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा में जो है हमने आपसे पहले भी बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है क्या होता है कि सभी बच्चे जो है एक समान माने जाते हैं और एक समान विद्यालय में, जहाँ पर जो है सभी नियमित विद्यालय जो होते हैं उसमें सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ बैठकर शिक्षा लेते हैं। ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। और जो भी पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं या किसी भी सांस्कृतिक सामाजिक वर्ग से आते हैं, जिन्हें जो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, या जो बच्चे दिव्यांग हैं, जिन्हें कोई दृष्टिबाधित है, किसी को हेयरिंग का प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच्चे ग्रसित रहते हैं, तो उन सभी बच्चों को भी जो क्या किया जाता है कि कोई विशेष स्कूल में भेजने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो नियमित स्कूल होते हैं उन्हीं में उन्हें भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा को जो है हम समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो ये जो है ये समावेशी शिक्षा जो है किन विद्यार्थियों के लिए जो है लर्न करने के लिए जो है, यानी कि सीखने के लिए जो है उपयुक्त स्तर मान रखती है, आपको इसमें बतानी है। तो ये देखिए, आपका सृजनात्मकता सही हो जाएगा, यहाँ पे सोलिन भी सही हो जाएगा, अधिगम विकार जिनका है उनके लिए भी सही होगा, मानसिक रूप से जो चुनौतीपूर्ण है वो भी सही होगा। आपका सभी ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि पढ़ते समय जो है उनसे कुछ मिस्टेक हो जाता है। जब आप रीडिंग करवाते हैं या कोई एक छोटा बच्चा है उसे लाइन पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी मिस्टेक उसमें कर देता है। और लिखने के समय में भी ऐसा बहुत सारे जो है गलतियां दिखती हैं बच्चों में। तो लिखने की जो समस्या होती है इसे हम डिस्ग्राफिया के रूप में जानते हैं, लेकिन जो पढ़ने से संबंधित जो विकार हम देखते हैं बच्चों में, इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। या पढ़ते समय जो है वो क्या कर रहा है कि वाचन कर रहा है, तो इसे ऑप्शंस के अनुसार जो है वाचन वैफल्य आपका करेक्ट हो जाएगा। या पठन वैफल्य भी आप कह सकते हैं, या वाचन वैफल्य भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसमें पढ़ते समय जो है क्या करते हैं कि अक्षरों को जो है एक अक्षर बिना पढ़े ही अगला अक्षर की ओर जो है क्या होते हैं, अगला अक्षर पढ़ना शुरू कर देते हैं, या पढ़ते समय जो है अक्षर को उल्टा पढ़ देते हैं। ठीक है,
इस तरह का प्रॉब्लम जो है बहुत सारे बच्चों में होती है, और तो इसे हम वाचन वैफल्य के रूप में जानते हैं। डिस्लेक्सिया भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों की को खोज कर लाती है। यह गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो देखिए, जो बिंदु जो है एक स्टूडेंट है यहाँ पे, और इसमें इसे जो है क्या है कि परियोजना पर कार्य करना, यानी कि परियोजना कार्य जो होते हैं इस पर जो है, इसके लिए जो है बहुत उत्साहित रहती है। जो प्रोजेक्ट वर्क जो भी इन्हें दिया जाता है उसमें ये जो है बहुत इंटरेस्ट से करती है, यानी। और देखिए, इन्हें जो है वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती हैं। यह गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? तो देखिए, आपके ऑप्शंस है स्व केंद्रीयता, सृजनात्मकता, बाह्य अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक विलंबता। नहीं, यहाँ पे देखिए, स्व केंद्रिता का ये गुण नहीं है, ये जो है आपका सृजनात्मकता का गुण है। क्योंकि उसका जो है सोचने का जो है वो अपसारी चिंतन कर रही हैं बिंदु, और इसी कारण से जो है वो क्या कर पा रही हैं, बहुत सारे जो है वो परियोजना कार्य में इंटरेस्ट रखती हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे कोई भी समस्या है उसका जो है वो अनेक समाधान जो है खोज कर लाती हैं। तो उनका वे ये जो है उनकी सृजनात्मकता के गुण को जो है दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से जो है वो अभिप्रेरित है, इसलिए जो है इन सब चीजों पे जो है उन्हें इंटरेस्ट है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विलंबता नहीं होगा। ऑप्शन आपका सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो देखिए, कौन सा जो सामग्री होगा जो आंशिक दृष्टि यानी कि जो बच्चे जो है आंखों से थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, या उन्हें जो है पूरा रूप से उन्हें वो जो है देखने में सक्षम नहीं है, उस तरह के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो है कौन सा लर्निंग के लिए यानी कि पढ़ने के लिए जो है कौन सा सामग्री सही रहेगा, आपको इसमें बताने हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। आपके ऑप्शंस है बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठों को वाक में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बड़े प्रिंट में छपी पुस्तक बिल्कुल सही, क्योंकि जो बड़े प्रिंट होगा उसे जो है, क्योंकि बच्चों को जो है देखने में थोड़ा समस्या है, छोटे छोटे लेटर उन्हें देखने में परेशानी होगी, लेकिन वही जो प्रिंटेड फॉर्म में ही होगा, लेकिन यदि जो वो है आपके बड़े बड़े प्रिंट में छपा हुआ है पुस्तक, तो वो जो है आसानी से इसे देख पाएंगे। यही यदि हम बात करें जो बच्चे जो है दृष्टिबाधित हैं, यानी कि उन्हें जो बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है जो ब्रेल लिपि आती है उससे जो है उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। जो डॉट वाली जो तरीका से जो पढ़ाया जाता है ब्रेल लिपि में, जिस तरह से पढ़ाने का जो सिस्टम होती है उसी प्रकार से जो है उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शंस भी उसी तरह से दिया गया रहेगा यदि दृष्टिबाधित बच्चों के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन आंशिक दृष्टि वाले यदि आप समझिएगा कि आंशिक दृष्टि वाले आते हैं तो उसमें जो है प्रिंटेड मटेरियल भी चलेगी, लेकिन बड़े प्रिंटेड जो है आपका बड़े प्रिंट में जो है छपी हुई पुस्तकें या कोई भी पेपर हो तभी जाकर जो है वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे प्रिंट वाले में जो है उन्हें दिखाई नहीं दे पाएगी, उन्हें दिक्कत होगी। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट बिल्कुल सही। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्र, देखिए यहाँ पे आपको अभी अभी मैंने कहा कि छोटे प्रिंट वाले जो है उन्हें देखने में परेशानी होगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित कर दे, बिल्कुल सही। देखिए, ऑप्शन 4 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी भी ऑप्शन को जो है पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि समय कम रहता है सीटेट एग्जाम में, लेकिन आप जो है पूरा ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ यदि आप सॉफ्टवेयर देखते तो इसमें जो है आप गलत ही कर देते, लेकिन सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित कर देता है, तो यानी कि उसे जो है जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी हैं उन्हें इसे पढ़ने में और आसानी होगी, वो जो क्योंकि वे जो है उसे सुनकर आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि वे जो है जो सॉफ्टवेयर जो है वो पाठ को क्या कर रहा है, वाक में परिवर्तित कर दे रहा है। तो इस तरह से ये भी हेल्पफुल होगा आपके लिए, उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 और 4 सही है, इसमें 3 गलत है।
तो 1, 2 और 4 जो है आपका सेकेंड में दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। 2 ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? तो देखिए, जो अधिगम के लिए जो है कौन सा जो है सहायक नहीं है, आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख नहीं, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर को निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगी के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो संप्रदाय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, सहायता करने से जो है वो लर्न कर पाएंगे, ये उन्हें जो है अधिगम में मदद मिलेगी इससे। तो ये आपका नहीं होगा। बच्चों की स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड आप देखिए, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, नकल उतारना, वो भी निष्क्रिय नकल उतारना, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं पूछा गया है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 4 नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि प्रेरित करने के लिए आपको यहाँ पे कहा गया है। कहीं पे भी आपको निष्क्रिय शब्द जब भी दिखे तो आप समझ जाएगा ऑप्शन जो है नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो नहीं के लिए जो है आप नेगेटिव वर्ड ही, यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड ही ढूंढने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? तो देखिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान से कौन सा संबंधित है, यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं आपको। आपके ऑप्शंस हैं, अमेरिका की राजधानी क्या है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यदि आप ध्यान से देखिए तो प्रक्रियात्मक पूछा गया है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, ये तो फिक्स है कि राजधानी जो है एक स्थान है, तो ये नहीं होगा आपका। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, इसका भी जो फिक्स आपका आंसर होगा। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या क्या है, यानी कि इसका 3 अंक वाले जो है संख्या को जोड़ने का अनेक तरीका हो सकते हैं। तो ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित यही होगा। परिभाषा ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो शिक्षा जो है क्या होनी चाहिए आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब तक मैं आंसर जो है किसी प्रश्न का नहीं बताऊं, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करें कि कमेंट में जो है आंसर अपना लिखते जाएं, ताकि आपको जो है इससे प्रैक्टिस बनेगी कि मैंने जो है क्या आंसर दिया था और करेक्ट आंसर जो है मैम ने बताया है वो क्या है। तो इससे जो है आपकी प्रैक्टिस बनेगी। यदि क्या होता है कि बच्चे जो है हम जैसे कि सीटेट में हम पढ़ते हैं, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, त्रुटि द्वारा ही सीखते हैं। तो हर इंसान गलती करके ही सीखता है, क्योंकि हम भी अभी भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम अभी तैयारी भी कर रहे हैं। सीटेट एग्जाम पास करना हमारा मकसद है, उसके बाद से बीपीएससी भी क्लियर करना है और टीचर बनना हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है अभी हम विद्यार्थी के रूप में ही हैं, और एक विद्यार्थी होने के नाते आपको जो है इसमें जो है आपको यही करना होगा कि आप, जब तक मैं इसको आंसर करेक्ट नहीं बताती हूँ, उससे पहले ही आप कमेंट करके खुद को टेस्ट करिए, ठीक है। इससे आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ेगी, और इससे जो है आपको याद भी रहेगा कि मैंने जो है इसका आंसर ये दिया था और ये मेरा करेक्ट हो गया था। और नहीं भी होता है तो उसमें भी जो है आप सीख रहे होते हैं कि मैंने जो है ये आंसर दिया था, लेकिन मैम ने जो है ये आंसर बताया था। तो इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप अच्छे से जो है याद रख पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट हमारा था 23 क्वेश्चन पे थे हम। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो है एक क्या प्रस्तावित करती है, तो शिक्षा डैश होनी चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए। क्या सिर्फ अभ्यास पर आधारित होना चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित होना चाहिए, ऐसा कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? नहीं, ये गलत होगा आपका। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी,
बिल्कुल सही। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं। एनईपी 2020 में जो है शिक्षा जो है क्या होनी चाहिए कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। शिक्षक को वहां पे कुछ नहीं करना है। बाल केंद्रित का मतलब समझ लेते हैं। बाल केंद्रित का अर्थ हुआ कि बच्चे खुद करके सीख रहे होते हैं। उसमें शिक्षक को बस कुछ एक्टिविटी कराना होता है और बच्चे खुद करके सीखते हैं, क्योंकि करके सीखने को कि जो है बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। और एनईपी 2020 में ये बात रखी गई है कि बच्चे जब खुद से करते हैं तो वो जो है लाइफ टाइम याद रखते हैं। लेकिन बच्चों को यदि जाकर कोई टीचर लेक्चर दे देते हैं तो इससे वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। वो उनका ध्यान जो है नहीं बढ़ता है, उन पर ध्यान वो नहीं देते हैं। वो अपने ही धुन में लगे रहते हैं। सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं होता है। यदि बच्चों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए तो बच्चे जो है अच्छे से सीख जाते हैं और वो बहुत लंबे समय के लिए जो है वो सब चीज याद रखते हैं। इसीलिए एनईपी 2020 जो है ये चीज के लिए जो है प्रेरित करती है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो। बच्चे खुद से करके सीखे। शिक्षक का ये काम है कि वे जो है गतिविधि कराएं और नहीं आता है तो उन्हें बताएं। इस प्रकार से जो है शिक्षा को दिया जाना चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक आधारित भी नहीं है। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ परीक्षा के लिए सीखना इन बच्चों का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर जो है उन्हें सिखाया जाना चाहिए। और साथ में जो है वो कोई भी चीज सीख रहे हैं वो जो है अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाए। सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए, नंबर लाने के लिए जो है पढ़ाई करना ये नहीं है। एनईपी 2020 में ऐसा नहीं कहा गया है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सेकेंड, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा कौन सा देता है? अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। तो देखिए क्या अधिगम का जो है श्रेष्ठ परिभाषा क्या क्या है आपको इसमें बतानी है। बस अधिगम क्या है इतना समझ लीजिए, यही आपको बताना है। तो अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है, बिल्कुल भी नहीं। लर्निंग क्या जो है हम पाठ्य पुस्तक को याद कर लेते हैं तो क्या हम लर्न कर लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ याद करना ये नहीं हो सकता। अधिगम के लिए जो है ये सही परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा मापा जा सकता है, बिल्कुल भी गलत। कहीं भी आपको मानकीकृत दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है गलत ऑप्शन होते हैं। तो केवल दिख जाए तब भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अधिगम सिर्फ पेपर पेंसिल पर आधारित मानकीकृत परीक्षा द्वारा ही मापी जा सकती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं से भी सीख सकते हैं। समाज से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अपने दोस्तों से बहुत कुछ वो सीख रहे होते हैं। बहुभाषीय जो क्लासेस होते हैं वहाँ पे जो है बहुभाषा का प्रयोग होती है, तो बच्चे जो है एक दूसरे से भाषा भी सीख रहे होते हैं। सिर्फ शिक्षक से जानकारी मिलती है, उसी से सीखना अधिगम नहीं कहलाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। वातावरण, समाज, सब कुछ इसके लिए जो है परिवार, वो सब जगह से जो है बच्चे क्या कर रहे होते हैं? लर्न कर रहे होते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारियों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अधिगम के अंतर्गत जो है आपका बाहर के चीजों भी आ जाएंगे, यानी कि बाहर से भी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वातावरण से कुछ सीख रहा है। समाज में चार लोगों के साथ बैठ रहा है, उनके साथ सीख रहा है, अपने दोस्तों के साथ सीख रहा है, अपने भाई बहन के साथ सीख रहा है। सिर्फ शिक्षक ही उसके लिए नहीं है कि मुझे जो है शिक्षक से ही सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो देखिए, जो समस्या समाधान करते समय जो है क्या हुआ है यहाँ पे कि एक ही तरीके से प्रस्तुत करने में अटक जाना है। तो यानी कि सेम समस्या के लिए जो है
एक समस्या के लिए जो है जो तरीका निकाला गया है समाधान करने के लिए, उसी को जो है प्रस्तुत करते समय जो है यदि कोई अटक जा रहा है तो ये क्या कहलाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रक्रियात्मक स्थिरता इसे हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो देखिए कौन सा उपागम का जो है कक्षा में प्रयोग हो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे समूह में जो है वो बटे हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, यानी कि एक जो है जो उन्हें जो है सहायता दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, प्रतिपादक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनावादी उपागम का जो है प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, डैश कहलाती है। तो देखिए समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हम हल तक पहुंच जाते हैं, इसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अनुरूपक, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए तब जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दे, कलन विधि, स्मरण सहायक विधियां। तो देखिए इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलन विधि, आपका इसमें हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी समस्या है, समस्या के समाधान के लिए जो है हम आरंभ करते हैं, लेकिन हम पीछे की तरफ से जो है उसका हल करते हैं, पीछे की तरफ से चलकर जो है हम उसे हल तक पहुंचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कलन विधि में जो है ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो देखिए जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है उन्हें कक्षा में महत्व तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। उनकी त्रुटियों को जो है महत्व दिया जाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। जो बच्चे गलती करते हैं क्या उन्हें अलग कर देना चाहिए और बच्चों से, नहीं, ये आपका गलत प्रोसेस हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग है ऑप्शन। नेक्स्ट है उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। सेम ऑप्शन दे दिया गया है सेकेंड और थर्ड में। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। जब बच्चा जो है कोई भी चीज की गलती कर रहा है तो वो किस कारण से गलती कर रहा है, इससे समझने के लिए जो है उससे क्या करना चाहिए, से उसके साथ जो है चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 सही हो जाएगा। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कोई भी शिक्षक जो है वो अपने छात्र को जो है यदि वो पढ़ने में अच्छा, यदि वो अच्छा यानी कि वो पढ़ने में अच्छा है, या कह लीजिए उसे जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो वो अपने जो इंटरेस्ट है उसे बनाए रखे, इसके लिए जो है शिक्षक क्या कर सकता है, किस तरह जो है उसे और जो है उसे मोटिवेट कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। देखिए आपके ऑप्शंस है दुश्चिंता और भय पैदा करके, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप उसे जो है डरवाते हैं और उसे जो है चिंता में डाल देते हैं तो वो जो है उसका इंटरेस्ट जो है और खत्म हो जाएगा, तो ये आपका तरीका सही नहीं है। प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, देखिए कंपटीशन द्वारा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, बिल्कुल सही। वास्तविक इनाम ट्रॉफी देकर, नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, वो जो है अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, उसके लक्ष्य क्या है, इसके प्रति जो है उसे और क्या करना, हेल्प करना, सहयोग करके शिक्षक जो है क्या कर सकता है, उसे हमेशा जो है आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने में मदद कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का।
किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए, कोई विद्यार्थी जो है योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। तो इसे जो है हम अधिसंज्ञान के रूप में देखते हैं। इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है योजना बनाते हैं, जांचते हैं, मूल्यांकन करते हैं और अपने अधिगम में जो है करने की जो है परिवर्तन करने की जो है क्षमता जो है, इसे ही हम अधिसंज्ञान करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में भी 1 से लेकर 30 तक के जो है सीडीपी के प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्ड नंबर वाइज ही हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो भी जिस तरह से आपका पेपर आया था उसी प्रकार से जो है हम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको जो है नंबरिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं हो। नंबरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है किस कारण से जो है बच्चे इतना सीटेट में फेल हो रहे हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लें, चैनल में आपको अवेलेबल कर दिया गया है। क्या कारण है जो बच्चे जो है इतना फेल हो रहे हैं सीटेट में, आप जरूर देख लें, क्योंकि आप भी यदि सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस वीडियो को देख लेना, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं जो अदर बच्चे दोहरा रहे हैं और बार बार सीटेट में फेल हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है एक बार में ही सीटेट एग्जाम क्रैक कर लें और नेक्स्ट टाइम आप बीपीएससी में जरूर बैठे, बीपीएससी का एग्जाम दें और टीचर जल्द से जल्द बन जाए। हमारी जो है आपके साथ बहुत सारी जो है शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।